हेलो गाइस, आज के वीडियो में हम देखेंगे अंतर्राष्ट्रीय विशिष्टीकरण या अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के लाभ। इससे पहले की टॉपिक में हमने इसका अंतर किया था और समानता की थी। आई होप आपका क्लियर हो गया होगा टॉपिक। आज की वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। प्राकृतिक साधनों का पूरा उपयोग। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के कारण प्राकृतिक साधनों का पूरा उपयोग किया जा सकता है। अविकसित देश अपने खनिज पदार्थों का स्वयं उपयोग नहीं कर पाते क्योंकि उनके पास इतनी टेक्नोलॉजी नहीं होती, इतने श्रम नहीं होते कि वो अच्छे से अपने जो पदार्थ है उनका उपयोग कर पाए। तो ये लोग क्या करते हैं, ये जो है ये देश को कच्चे माल का निर्यात विकसित देशों में कर देते हैं। ये जो देश है वो अपने कच्चे माल का जो निर्यात है वो विकसित देशों में कर देते हैं जहाँ उसका अच्छी तरह उपयोग किया जाता है। सस्ती वस्तुएं, चीपर गुड्स। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के कारण सभी देशों को सस्ती वस्तुएं उपभोग करने को मिल जाती हैं। इसका कारण यह है कि प्रत्येक देश जो है वो उन वस्तुओं का उत्पादन करता है जिनको बनाने के लिए वो विशिष्टीकरण प्राप्त कर चुका होता है। ठीक है, ये जिनको बनाने में तुलनात्मक लागत कम आती है। ये तो आपको पता चल ही गया होगा कि विशिष्टीकरण का मीनिंग क्या होता है। विशिष्टीकरण का मीनिंग यही होता है कि जो देश है वो एक ऐसे उत्पादन के अंदर विशिष्टीकरण प्राप्त कर लेता है जिसको बनाने के लिए उसको अन्य देशों की अपेक्षा कम लागतें लगती हैं। प्राकृतिक संकटों का मुकाबला करने की शक्ति। जब किसी देश पर किसी प्रकार के प्राकृतिक संकट जैसे अकाल हो गया, बाढ़, महामारी इत्यादि का प्रकोप पड़ता है तो अन्य देश उसकी सहायता करते हैं। इस प्रकार सभी देशों में ऐसे संकटों का मुकाबला करने की शक्ति बढ़ती है। जैसा कि हमने समानता के अंदर किया था पारस्परिक सहयोग, सेम ही पॉइंट है ये वाला कि जो प्राकृतिक संकटों का मुकाबला करने की शक्ति। अब देखो, दो देशों के बीच में यदि व्यापार होगा तो उन दोनों के बीच में अंडरस्टैंडिंग भी होगी। ठीक है, और यदि एक देश के अंदर कोई भी प्रॉब्लम आई है, कोई बाढ़ जैसी प्रॉब्लम या अकाल, महामारी एटसेट्रा, तो वो जो अन्य जो देश होते हैं वो उसकी हेल्प करते हैं। तो इससे क्या है, मुकाबला करने की भी शक्ति बढ़ जाती है। आगे है विभिन्न प्रकार की वस्तुएं। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार की सहायता से उपभोक्ताओं को भिन्न भिन्न देशों में बनी हुई विभिन्न प्रकार की जो वस्तुएं हैं उपभोग करने का अवसर प्रदान होता है। अब देखो, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के कारण जैसे हमने बनारस से साड़ियों का एक एग्जाम्पल किया था कि जो हमारे देश के जो लोग हैं वो क्या करते हैं, अलग अलग टाइप की वस्तुओं का यूज़ करना चाहते हैं। ठीक है, हमारे देश में भी कपड़े का उत्पादन होता है लेकिन हम फिर भी बाहर से कपड़े का निर्यात आयात क्यों करते हैं, जिससे कि मतलब कि लोगों को भिन्न भिन्न प्रकार की जो वस्तुएं हैं उनका उपभोग करने का अवसर प्राप्त हो। ठीक है, सेम ही ये वाला पॉइंट भी कि जो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार है उसकी सहायता से जो उपभोक्ताएं हैं उनको अलग अलग टाइप की जो वस्तुएं हैं या जो भी गुड्स हैं उनका यूज करने के उनको अवसर प्राप्त हों। इस प्रकार से सभी जो देश हैं, देशों के उपभोग में वृद्धि होती है और जीवन स्तर भी उनका ऊंचा उठता है। अलग अलग टाइप की वो वस्तुएं यूज करते हैं, उनको नॉलेज क्रिएट होती है, इससे उनका जीवन स्तर भी ऊंचा उठता है। ठीक है, आगे है अतिरिक्त उत्पादन। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के कारण प्रत्येक देश को अपने अतिरिक्त उत्पादन को बेचने का अवसर मिलता है। कुछ देश अपनी आवश्यकता से अधिक वस्तुओं का उत्पादन तो कर लेते हैं। इन अतिरिक्त वस्तुओं को अन्य देशों में बेचकर कीमतों में होने वाली कमी को रोका जा सकता है। अब देखो, यदि किसी देश में काफ़ी अधिक उत्पादन हो चुका है, ठीक है, तो वो क्या करेंगे, कीमतों को कम करने के बजाय ना वो अन्य देशों में बेच देते हैं वो। क्योंकि देखो, यदि उत्पादन ज़्यादा है तो हमारे पास या तो एक ऑप्शन ये होता है कि हम कीमतों को कम कर दें ताकि जिससे कि हमारे जो प्राइस कम होने के बाद हमारी डिमांड ज़्यादा इंक्रीज हो जाएगी। और एक कारण ये भी होता है कि कीमतों को कम करने की अपेक्षा हम क्या करें, हम अपने उत्पादन को एक अन्य देश के अंदर बेच दें, अन्य देश के अंदर हम निर्यात कर दें, जिससे कि हमें उस जो उत्पादन है उसकी कीमतों को कमी लाने से रोका जा सके। ठीक है, इसके फलस्वरूप वस्तुओं को निर्यात करने वाले देश को विदेशी मुद्रा प्राप्त होती है तथा वह देश आर्थिक दृष्टि से भी संपन्न होता है। इससे क्या होगा, यदि वो अन्य देशों के अंदर वस्तुओं का निर्यात करेगा तो उसको एक तो अन्य देश की जो मुद्रा है वो प्राप्त होगी। ठीक है, और इससे वो आर्थिक दृष्टि से भी क्या होगा, संपन्न होगा। प्रतियोगिता। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के फलस्वरूप विभिन्न देशों में वस्तुओं के उत्पादन में भी प्रतियोगिता होती है। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार होते तो अलग अलग देशों में जो वस्तुओं का उत्पादन किया जाता है ना, उसमें भी एक तरीके से प्रतियोगिता आ जाती है। प्रत्येक देश का यह प्रयत्न रहता है कि वह बढ़िया तथा कम कीमत पर वस्तुओं का उत्पादन करे। आगे विस्तृत बाजार। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के कारण बाजार का विस्तार होता है, आकार जो है बाजार का वो बढ़ जाता है। ठीक है, प्रत्येक देश अधिक से अधिक मात्रा में भिन्न भिन्न प्रकार की वस्तुओं का उत्पादन करने का प्रयत्न करता है। जो एक देश है वो हर अलग अलग प्रकार की वस्तुओं का उत्पादन करने की ट्राई करता है और ऐसे वस्तुओं का उत्पादन करता है जिसमें उसकी जो लागतें हैं वो भी कम हो। इसके परिणाम स्वरूप उत्पादन की आंतरिक व बाहरी बचतें भी प्राप्त होती हैं और उद्योग में बढ़ते प्रतिफल का नियम लागू होता है, इसलिए उत्पादन लागत कम हो जाती है। एकाधिकारी प्रवृत्ति का अंत। जब विभिन्न देशों में वस्तुओं का परस्पर आयात और निर्यात होता है तो उत्पादन के अधिक अवसर भी प्राप्त होने के कारण नई उद्योग बाजार में प्रवेश करती हैं और इस प्रकार एकाधिकारी जो प्रवृत्ति है वो भी समाप्त हो जाती है। एक जने का अधिकार जो होता है वो समाप्त हो जाता है। ठीक है, कच्चे माल की उपलब्धता।
विश्व में कुछ देश तकनीकी ज्ञान की दृष्टि से उन्नत होते हैं, मतलब कि कहीं जो कुछ देश होते हैं उन वहाँ तो बहुत अच्छी टेक्नोलॉजी होती है, परंतु उनमें कच्चे माल की कमी होती है। टेक्नोलॉजी तो बहुत अच्छी होती है लेकिन उनके पास जो कच्चा माल होता है वो बहुत ज़्यादा कम होता है। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के कारण ये देश क्या करते हैं, विदेशों से कच्चे माल मंगवाकर औद्योगिक दृष्टि से भी उन्नत हो जाते हैं। तकनीकी दृष्टि से तो ये उन्नत होते हैं लेकिन ये औद्योगिक दृष्टि से भी क्या हो जाते हैं, उन्नत हो जाते हैं। उदाहरण के लिए जापान में कच्चे लोहे की कमी है, जापान ने क्या किया, दूसरे देश से कच्चा लोहा मंगवा लिया और औद्योगिक दृष्टि से भी क्या हो गया, वो उन्नत हो गया। विशिष्टीकरण, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के कारण विभिन्न देश केवल उन्हीं वस्तुओं के उत्पादन में विशिष्टता प्राप्त करते हैं जिनमें उत्पादक जो परिस्थितियां हैं वो अनुकूलतम होती है, यानी कि उनके अनुकूल होती है, वो उत्पादन कर सकते हैं। अगर मान लो लेबर से रिलेटेड यदि हमने कोई भी उत्पादन करना है तो लेबर यदि बहुत ज़्यादा होती है तभी हम वो उत्पादन करते हैं, तो जो लेबर का जो अनुकूलतम है वो हमारे अनुकूल होता है। ठीक है, इसके परिणाम स्वरूप वस्तुएं अधिक मात्रा में उत्तम तथा सस्ती बनती है। ये वाला यहीं तक की कर लेना, डेफिनेशन करने की ज़रूरत नहीं है आपको। आगे है आर्थिक विकास की संभावना। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में विभिन्न देशों के आर्थिक विकास की संभावनाएं बहुत अधिक बढ़ जाती है। अविकसित जो देश होते हैं वो विकसित देशों से क्या करते हैं, मशीनरी, तकनीकी ज्ञान तथा अन्य सहायक जो उपकरण होते हैं उनका आयात करके देश में उपलब्ध कच्चे माल का लाभ उठाते हुए उत्पादन में वृद्धि करते हैं। जो अविकसित जो देश होते हैं उनके पास कच्चा माल तो होता है लेकिन वो क्या करते हैं, उनके पास टेक्नोलॉजी ना होने के कारण वो लाभ नहीं उठा पाते कच्चे माल का। लेकिन ये लोग क्या करते हैं, अंतर्राष्ट्रीय यदि व्यापार होता है तो वो क्या करते हैं, जो टेक्नोलॉजी है या जो भी मंगवाने के जो साधन है जो वो मंगवा सकते हैं, कोई उपकरण हो गए, सहायक उपकरण, तो वो मंगवा लेते हैं और अपने देश को विकसित करते हैं। और आगे क्या है, लाभ उठाते हुए उत्पादन में वृद्धि करते हैं, निर्यातों को बढ़ाते हैं, अपनी जो निर्यात है उनको बढ़ाते हैं और इस प्रकार आर्थिक विकास की स्थिति को भी प्राप्त करते हैं। रॉबर्टसन के अनुसार अंतर्राष्ट्रीय व्यापार विकास का एक इंजन है। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार करने से क्या है, विकास बढ़ता है। और ये जो डेफिनेशन है ये वेरी इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है क्योंकि इस डेफिनेशन को देख के भी कई बार ये मैटर पूछ लिया जाता है कि अंतर्राष्ट्रीय व्यापार विकास का इंजन है, ज्ञात कीजिए कैसे। ठीक है, तो अगर ये क्वेश्चन अगर ऐसे ना आए कि अंतर्राष्ट्रीय विशिष्टीकरण या अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के लाभ, महत्व, ये 3 तरीके से क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। या तो लाभ महत्व दे दिए जाते हैं, भी डिफाइन कीजिए, या फिर ये पूछ लिया जाता है कि अंतर्राष्ट्रीय व्यापार विकास का इंजन है, समझाइए। आगे उत्पादन की तकनीकों में सुधार। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के कारण उद्यमियों में प्रतियोगिता की भावना उत्पन्न होती है। ये तो कॉमन सी बात है कि यदि अंतर्राष्ट्रीय व्यापार होता है तो जो उद्यमी है उनके अंदर प्रतियोगिता आ जाती है कि हम अपने देश में ऐसे मालों को, मतलब भिन्न भिन्न वस्तुओं का उत्पादन करें और ऐसे वस्तुओं का उत्पादन करें जो बहुत सस्ती भी हों। ठीक है, तो वस्तुओं का बढ़िया तथा कम लागत पर उत्पादन करने के लिए उत्पादन के नए नए तरीकों का आविष्कार करने होने लगता है। तकनीकी विकास आर्थिक उन्नति का भी आधार है, एक तरीके से आर्थिक विकास को भी बढ़ावा मिलता है। राष्ट्रीय आय में वृद्धि। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के कारण उत्पादन के प्रत्येक क्षेत्र में वृद्धि होती है। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के कारण हर एक क्षेत्र में वृद्धि होती है। निर्यात उद्योगों में अधिक पूंजी का निवेश किया जाता है। जो निर्यात उद्योग जहां हम निर्यात कर रहे हैं वहां पे क्या है, अधिक पूंजी का निवेश किया जाता है। जो भी देश यदि किसी वस्तु का निर्यात कर रहा है तो वहां वो क्या करेगा, अधिक पूंजी लगा देता है। ठीक है, जिससे और अधिक निर्यात किया जाए। इसका देश की अर्थव्यवस्था पर दोहरा प्रभाव पड़ता है। मतलब एक तो इसके ऊपर क्या होता है, अधिक उत्पादन होता है। ठीक है, हमारे देश में वस्तुएं क्या हो जाती है, सस्ती हो जाती हैं तो अधिक डिमांड बढ़ जाती होंगी। और एक क्या होता है, अधिक उत्पादन होने की वजह से हम क्या करते हैं, दूसरे देशों में भी बेचते हैं अपनी वस्तुओं का, तो वहां से भी हमें बेनिफिट होता है। तो ये क्या हो जाता है, दोहरा प्रभाव, यानी कि डबल बेनिफिट होता है हमें। एक तो अधिक लोगों को रोजगार मिलता है और दूसरा निर्यात में भी वृद्धि होती है। ठीक है, यानी कि जो श्रम है उनको, श्रमिकों को क्या होता है, अधिक रोजगार मिलता है। अधिक यदि हम उत्पादन करेंगे तो हमें रोजगार के साधन भी तो अधिक चाहिए होंगे ना। और दूसरा क्या होता है, निर्यात जो होता है वो भी हमारे बढ़ जाते हैं। इन दोनों प्रक्रियाओं के कारण आय तथा विदेशी व्यापार गुणक कार्य करते हैं। आय भी कार्य करते हैं और विदेशी व्यापार गुणक भी। आगे विदेशी व्यापार गुणक में पूरी थ्योरी है, वो आपको तब क्लियर होगा। और राष्ट्रीय आय में भी कई गुना वृद्धि हो जाती है। अंतर्राष्ट्रीय सहयोग। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार से विभिन्न देशों में परस्पर सहयोग की भावना का जन्म होता है। अंतर्राष्ट्रीय यदि हम व्यापार करते हैं तो विभिन्न जो देश हैं वो उनमें क्या होती है, परस्पर सहयोग की भावना उत्पन्न होती है। सेम ही पॉइंट है ये जो हमारा। इस प्रकार अंतर्राष्ट्रीय व्यापार द्वारा विश्व के देशों में भी मित्रता बढ़ती है और विश्व शांति की संभावना अधिक बढ़ जाती है। आगे विभिन्न वर्गों को लाभ। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार से किसी एक विशेष वर्ग को ही नहीं बल्कि सभी वर्गों को, सभी प्रकार के जो उत्पादक हैं, उपभोक्ता है, श्रमिकों हैं आदि को, सभी को लाभ होता है। एक तो श्रमिकों को लाभ होता है कैसे, कि अधिक, मतलब यदि हम उत्पादन करते हैं तो श्रमिकों की व्यवस्था हमें ज़्यादा करनी पड़ती है, तो इससे अधिक से अधिक श्रमिकों को रोजगार मिलता है। ठीक है, उपभोक्ताओं को लाभ होता है, उत्पादकों को लाभ होता है, अधिक रोजगार। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में सभी क्षेत्रों जैसे कि कृषि हो गया, उद्योग, यातायात, बैंकिंग प्रणाली, व्यापार इत्यादि का विकास होता है। हर एक क्षेत्र में विकास होता है। ठीक है, इसलिए इन सभी क्षेत्रों में रोजगार के अवसरों में पर्याप्त मात्रा में वृद्धि होती है। इन सभी के अंदर क्या होता है, रोजगार के अवसर मिल जाते हैं लोगों को।
सांस्कृतिक संबंध। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार वस्तुओं के आदान प्रदान तक के सीमित नहीं रहता, बल्कि इसके फलस्वरूप व्यापार करने वाले देशों में सांस्कृतिक संबंध भी स्थापित हो जाते हैं। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर खेलें, फिल्में, नाच गाने आदि की प्रतियोगिताएं करवाई जाती हैं। इस प्रकार विभिन्न जो देश हैं वो एक दूसरे की सभ्यता को भी प्रभावित करते हैं। नेक्स्ट है हमारा अंतर्राष्ट्रीय व्यापार की हानियां। प्राकृतिक साधनों की समाप्ति। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का एक प्रमुख दोष यह है कि अविकसित जो देश हैं वो कच्चे माल का निर्यात करके अपने प्राकृतिक साधनों को समाप्त कर लेते हैं। ठीक है, इसमें अविकसित देश को दोहरी हानि होती है। एक तो सस्ते दामों पर कच्चा माल निर्यात करना पड़ता है और दूसरे महंगे दामों पर आयात करते हैं, जो निर्मित माल है उसका आयात करते हैं। ठीक है, इससे हानि क्या क्या होती है? प्राकृतिक साधनों की समाप्ति। एक तो क्या होता है, अब देखो हमने किया था ना पहले कि प्राकृतिक साधनों का पूर्ण उपयोग हो जाता है। ठीक है, ये तो लाभ के अंदर किया था कि हमारे पास इतनी टेक्नोलॉजी नहीं होती, इसलिए हम क्या करते हैं अंतर्राष्ट्रीय जो देश है उनके अंदर भेज देते हैं। लेकिन एक इसका लॉस ये भी है कि यदि हम अपने सारे साधन उधर भेज देंगे तो हमारे पास, और हम अगर भेजेंगे उधर तो वो क्या करेंगे, वो सस्ते दामों पर ही खरीदेंगे, क्योंकि उनको ये होगा कि उनको ज़रूरत है, तो वो इतने महंगे दामों पर नहीं लेंगे। ठीक है, और एक क्या होगा, हमारे यहाँ पे जो संसाधन है प्राकृतिक वो खत्म हो जाएंगे, और जो दूसरा हम जो आयात करेंगे उनसे साधन, ठीक है, वो भी हमें क्या मिलेंगे, महंगे मिलेंगे। आगे है राजनीतिक दास्तां। अंतर्राष्ट्रीय व्यापारिक संबंधों के कारण अविकसित देश केवल वस्तुओं का आयात ही नहीं करते, बल्कि धनी देशों से ऋण भी लेते हैं। जो अविकसित देश है वो केवल वस्तुओं का आयात ही नहीं करते, बल्कि जो धनी देश है वहां से ऋण भी लेते हैं। धीरे धीरे यह धनी देश अविकसित देशों की राजनीति तथा प्रशासन में हस्तक्षेप करने लग जाते हैं और अंत में उन राज्यों पर काबू पाने लगते हैं। अंग्रेज भारत में व्यापारी बनकर आए थे और स्वामी बनकर बैठ गए। अंग्रेजी में कहावत है, फ्लैग फॉलोज द ट्रेड, अर्थात व्यापार के साथ साथ झंडा चलता है। इसका मतलब क्या है कि अब देखो, यदि हमारा जो देश है यदि वो अविकसित है तो हम क्या करेंगे, हम बाहर से लोन लेंगे। ठीक है, अब बाहर से हम लोन लेंगे तो यदि हमने लोन को रिटर्न नहीं किया तो वो क्या करेंगे, वो धीरे धीरे आकर हमारे देश पे काबू पा लेंगे। ठीक है, तो यही बोला गया इसमें कि इसमें भी हानि होती है। यदि हम अविकसित जो अगर हम अंतर्राष्ट्रीय व्यापार करते हैं तो हम अंतर्राष्ट्रीय लोगों से यदि लोन लेंगे तो वो धीरे धीरे क्या करते हैं, हमारे राज्य पर काबू पाने लग जाते हैं और यहीं आकर बैठ जाते हैं और यहीं के स्वामी बन जाते हैं। ठीक है, विदेशी प्रतियोगिता। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के कारण विभिन्न देशों में प्रतियोगिता बढ़ती है। कई क्षेत्रों में घरेलू उद्योगों की भीषण प्रतियोगिता का सामना करना पड़ता है और वहाँ उद्योग पनप नहीं पाते। अब देखो क्या है, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के कारण क्या है, छोटे छोटे जो उद्योग है ना वो खत्म हो जाते हैं, वह उद्योग पनप नहीं पाते। भारत में कुटीर उद्योगों के पतन का यही मुख्य कारण है। जो राष्ट्रीय व्यापार यदि होता है ना अंतर्राष्ट्रीय व्यापार, तो इसके कारण क्या है, जो हमारे देश में जो छोटे छोटे उद्योग है वो खत्म हो जाते हैं। नेक्स्ट है राष्ट्रीय पातन। विकसित देश निर्धन देशों की विदेशी मंडियों पर अधिकार करने के लिए लागत से कम कीमत पर वस्तुओं का निर्यात करने लगते हैं। इस प्रक्रिया को राष्ट्रीय पातन कहते हैं। राष्ट्रीय पातन का मीनिंग क्या होता है, जो देश है ना वो क्या करते हैं, विदेशी मंडियों पर अधिकार करने के लिए लागत से कम कीमत पर, मतलब कि कहीं, अब देखो जैसे जियो वाला है, ठीक है, उसने क्या किया कि जियो की जो सिम जब आई थी ना, जियो की जब फ़ोन चलाए थे तो उन्होंने क्या किया था कि फ्री में मतलब दिया था कि हाँ कोई भी रिचार्ज नहीं है, ताकि उसकी जो जियो की फ़ोन है वो बिके। तो वो क्या करते हैं, अधिकार करने के लिए क्या करते हैं, वो जो लागत से कम मतलब कीमत पर, जितनी उनकी लागत लगती है ना उससे भी कम कीमत पर वो क्या करते हैं, वस्तुओं का निर्यात करने लगते हैं। इस प्रक्रिया को ही राष्ट्रीय पातन कहते हैं। इसके परिणाम स्वरूप अविकसित देशों के उद्योग नहीं पनप पाते और वे देश आर्थिक दृष्टि से ही पिछड़े रह जाते हैं। मतलब कि जो अविकसित जो देशों के जो उद्योग है ना वो आगे बढ़ ही नहीं पाते, क्योंकि ऐसे देश जो आ जाते हैं बीच में, वो अपना अधिकार करने के लिए वो अपनी लागतों से कम कीमत पर भी वस्तुओं का निर्यात करने लगते हैं, और जो अविकसित जो देश है उनके उद्योग बढ़ नहीं पाते आगे और वे आर्थिक दृष्टि से पिछड़े ही रह जाते हैं। आगे है अंतर्राष्ट्रीय द्वेष। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के एक ही देश की मंडी पर अधिकार करने के लिए कई देश प्रयत्न करते हैं। उनकी इस प्रतिस्पर्धा के कारण अंतर्राष्ट्रीय द्वेष का जन्म होता है। विश्व में 2 महायुद्ध इसी प्रक्रिया के परिणाम स्वरूप हुए थे। एक ही देश की मंडी पर अधिकार करने के लिए 2 देशों के बीच में क्या हो जाती है, एक प्रतिस्पर्धा होने लग जाती है। ठीक है, विश्व में 2 जो महायुद्ध हुए थे वो इसी कारण हुए थे। कीमतों में वृद्धि, कई उत्पादक अधिक आय के लालच में अथवा सरकार अधिक विदेशी मुद्रा प्राप्त करने के लोभ में कुछ आवश्यक वस्तुओं का निर्यात कर देते हैं, कुछ जो जरूरी वस्तुएं हैं उनका निर्यात कर देते हैं, और फिर क्या होता है, उनकी जो कीमतें हैं वो बढ़ जाती है देश में। ठीक है, और अतः देश के लोगों का जीवन स्तर जो है वो गिरने लगता है। हानिकारक आयात। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में कई बार ऐसी नशीली या विलासिता की वस्तुओं, अश्लील फिल्मों आदि का आयात किया जाता है, जिनके कारण देश की जो स्वास्थ्य है, चरित्र, कार्यकुशलता आदि पर बहुत ज़्यादा बुरा प्रभाव पड़ता है। निर्भरता। विदेशी व्यापार द्वारा कई बार बड़े तथा सस्ती वस्तुओं के आयात के कारण विदेशों पर निर्भरता इतनी अधिक बढ़ जाती है कि देश में उन वस्तुओं का उत्पादन बंद हो जाता है।
परंतु युद्ध अथवा अन्य किसी प्रकार का आर्थिक संकट आने पर यदि इन वस्तुओं का आयात बंद हो जाए तो देश में काफी कठिनाई हो जाती है। यानी कि क्या है, यदि एक देश क्या हो जाता है, पूरी तरह से डिपेंड हो जाता है अन्य देश के ऊपर कि हमने वहां से सामान मंगवाना है, और वो क्या करता है, टोटली ही अपने देश में उत्पादन करना बंद कर देता है। और यदि कोई युद्ध वाली समस्या उत्पन्न हो जाए तो उस टाइम पे क्या हो जाती है, बहुत ही ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है, क्योंकि उस टाइम पे उसके पास इतने जो साधन होते हैं वो उपलब्ध ही नहीं होते कि वो युद्ध का सामना कर पाए। इतनी ज्यादा मतलब डिपेंडेंस आ जाती है अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के कारण। कृषि प्रधान देशों को हानि। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के फलस्वरूप कृषि प्रधान देशों को सबसे अधिक हानि होती है। कृषि वस्तुओं की मांग की कीमत लोच कम होने के कारण उनकी कीमतें कम होने पर भी मांग में कोई विशेष वृद्धि नहीं होती। मांग की यदि कीमत लोच कम भी होती है ना, तो भी उनकी कीमतों में कम होने पर भी कोई मांग में कोई विशेष वृद्धि नहीं होती। इसके साथ साथ कृषि में घटते प्रतिफल का नियम लागू होता है। घटते प्रतिफल कीमत लोच का मतलब होता है कि यदि प्राइस बढ़ रहे हैं तो डिमांड कम हो जाएगी, यदि प्राइस कम है तो डिमांड बढ़ जाएगी, ठीक है। जबकि आयात की जाने वाली निर्मित वस्तुओं की मांग की कीमत लोच अधिक होती है और उन पर भी बढ़ते प्रतिफल का नियम लागू होता है। अति उत्पादन। अधिक निर्यात करके विदेशी विनिमय कमाने के लालच में वस्तुओं का अत्यधिक उत्पादन किया जाता है। अधिक निर्यात करके वस्तु अधिक विदेशी जो विनिमय है वो कमाने के लालच में वस्तुओं का अत्यधिक उत्पादन किया जाता है। यदि विदेशों में मांग अचानक कम हो जाए तो अति उत्पादन की स्थिति पैदा हो जाती है, देश में मंदी की लहर फैल जाती है। यदि मान लो विदेशी जो है वो हम अपनी मांग कम कर दे तो क्या होगा, हमारे देश में अधिक उत्पादन हो जाएगा, ठीक है। उत्पादन के अधिक होने पर क्या हो जाएगा, उसकी जो प्राइस है वो कम हो जाएगी, मंदी आ जाएगी बहुत ज़्यादा, जिसके फलस्वरूप मजदूरों की छंटनी करनी पड़ेगी। छंटनी का मतलब होता है कि मजदूरों को एक तरीके से निकालना पड़ेगा, उनके पास यदि पैसे ही नहीं होंगे तो मजदूरों को क्या देंगे। यह प्रभाव अर्थव्यवस्था के सभी क्षेत्रों में फैल जाता है और देश के लिए बड़ा हानिकारक सिद्ध होता है। असंतुलित विकास। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के कारण एक देश केवल उन्हीं वस्तुओं का उत्पादन करता है जिनमें अधिकतम लाभ होता है, ठीक है। इसके फलस्वरूप विविध प्रकार के जो उद्योगों का विकास न होकर कुछ ही उद्योग उन्नत हो पाते हैं। इस प्रकार देश का संतुलित विकास हो पाता है। यानी कि क्या, एक देश क्या उन वस्तुओं का उत्पादन करेगा जिसमें उसको अधिक बेनिफिट प्राप्त हो, ठीक है, अधिक बहुत ज्यादा बेनिफिट हो, और इससे क्या होता है, जो अन्य उद्योग है वो पनप ही नहीं पाते हमारे देश में, ठीक है, उनका विकास ही नहीं हो पाता, और इससे हमारा जो देश है वो क्या हो जाता है, असंतुलित ही रह जाता है। असंतुलित विकास होता है, मतलब कि अविकसित रह जाता है एक तरीके से। आर्थिक बुराइयों का प्रभाव। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के कारण देश की आर्थिक बुराइयों या संकट दूसरे देश में भी प्रवेश कर जाते हैं और इस प्रकार सारा विश्व आर्थिक संकट का शिकार बन जाता है। जैसे कि 1929 से 30 की महामंदी सोवियत रूस को छोड़कर सभी देशों में फैली हुई थी। सोवियत रूस का उस समय उस दूसरे देश के साथ व्यापार नहीं था। जब कोई दो देश व्यापार कर रहे होते हैं तो एक देश में मंदी आने के कारण दूसरे देश में भी ऑटोमेटिकली इफेक्ट पड़ने लग जाता है। तो लेकिन यदि जो देश, अब जैसे सोवियत रूस था तो वो इसके साथ नहीं जुड़ा हुआ था, तो उसके देश पे कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ा, और बाकी जो भी देश जुड़े हुए थे उन सभी के अंदर क्या मंदी आ गई थी। विशिष्टीकरण एक बुराई। यद्यपि विशिष्टीकरण के बहुत लाभ है, परंतु कई बार ये जो है हानिकारक भी सिद्ध हो जाते हैं। जब एक देश कुछ वस्तुओं में विशिष्टीकरण प्राप्त करता है तो अन्य उद्योगों का विकास रुक जाता है, अन्य उद्योग नहीं बन पाते। इसके कारण देश में लोगों को रोजगार मिलने की संभावना भी कम हो जाती है। अब एक ही उद्योग के अंदर कितने लोगों को लगाएंगे, वो इतने ज्यादा लोगों को तो नहीं लगाएंगे ना, तो इससे अन्य उद्योग यदि बंद हो जाएंगे तो वहाँ पे रोजगार नहीं मिलेगा, ठीक है। इससे क्या हो जाएगी, बेरोजगारी की अवस्था उत्पन्न हो जाएगी। अल्प विकसित देशों के लिए हानिकारक। कई प्रसिद्ध अर्थशास्त्रों जैसे गुनल मेडल सिंगर आदि के अनुसार अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के फलस्वरूप अल्प विकसित देशों को हानि उठानी पड़ती है। इसका कारण यह है कि व्यापार की जो शर्तें हैं वो विकसित देशों के अनुकूल तथा अल्प विकसित देशों के प्रतिकूल होती है। इसका मतलब क्या है, जब व्यापार की शर्तें हैं ना वो हमारी क्या होती है, विकसित देशों के हिसाब से रखी जाती है। अब देखो, कोई भी विकसित देश है या तो वो अपने अकॉर्डिंगली जो अपनी शर्तें वो डिसाइड करेगा ना। अब अल्प विकसित देशों क्या होगा कि विकसित देशों की ही शर्तें माननी पड़ेगी, चाहे वो उनके अनुकूल हो या प्रतिकूल हो। बस आज का टॉपिक हमारा इतना ही था। हमारा फर्स्ट चैप्टर यहाँ पे खत्म हो जाता है। वेरी शॉर्ट क्वेश्चंस आपने इसके सभी करने हैं, और यदि आपको कोई भी डाउट रहता है इन 2-3 वीडियोस के अंदर तो आप मुझे कमेंट में बताना। मैं नेक्स्ट डाउट वीडियो बना दूंगी आपकी। थैंक यू सो मच एवरीवन। यदि आपको मेरी वीडियोस थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगती हो तो प्लीज़ इसको शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। थैंक यू सो मच।